हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। मतलब हमें यहाँ पे देखना है कार्बन एटम और हेलोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका नेचर। ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि हेलो एल्केन्स इतना ज्यादा रिएक्टिव होते क्यों हैं, यानी कि हेलो एल्केन्स इतने ज्यादा नंबर में कंपाउंड्स फॉर्म क्यों करते हैं। तो अगर हमें इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है तो इसलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं नेचर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन एटम। तो स्टूडेंट्स, इसको इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं जैसे सपोज दैट CH3X। यानी कि अगर अभी हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बन सेंटर में होगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को प्लेस करते हैं और हेलोजन को प्लेस करते हैं यहाँ पे, राइट। हमें पता है कि कार्बन का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये है और हेलोजन का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज दैट एक हमारे पास में वो गेम होता है ना, रोप पुलिंग वाला, ठीक है। तो हमारे पास में दो लोग हैं, ठीक। एक ए है और दूसरा क्या है, दूसरा है बी, ठीक। अब जस्ट सपोज दैट एक रोप है और दोनों ही क्या कर रहे हैं, वो उस रोप को पुल कर रहे हैं, ठीक है। दोनों लोग एक रोप को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं और दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों ही 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में अगर सेम फोर्स एप्लीकेबल करेंगे, अपनी अपनी तरफ पुल करेंगे रोप को, तो ये रोप किसकी साइड जाएगी, किसी की साइड नहीं जाएगी, ये रोप बीच में ही रहने वाली है ना। सेम एज इसको अब हम केमिस्ट्री में समझते हैं। जस्ट सपोज दैट अगर हम एक एग्जांपल लें हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, दो एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन के दो एटम है। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो वो भी क्या होगा, 1 होगा, इसका भी 1 होगा, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शेल कौन सा यूज हुआ, दैट इज के शेल। के शेल यहां पर भी यूज होगी और के शेल यहां पर भी यूज होगी, यस और नो, राइट। हम क्या करते हैं, अब इस हाइड्रोजन के लिए इसका एक न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे और इस हाइड्रोजन के लिए इसका न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे। इसके सराउंडिंग में एक शेल है, के शेल, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और इस हाइड्रोजन के भी सराउंडिंग में क्या है, एक ही शेल है और जिसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, राइट। तो हमें क्या दिखता है, दोनों ही हाइड्रोजन के पास में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब करेगा क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, हमें क्या पता है फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं ना। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। मतलब दोनों ही हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो शेयरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे शेयरिंग, चलिए देखिए। ये हाइड्रोजन आया, इसका न्यूक्लियस, ठीक, और इसकी एक शेल यानी कि फर्स्ट शेल जिसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, राइट। इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक, और इसकी एक शेल, थोड़ा दूर हो गया, पास कर देता हूं इसको, ठीक है। इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और उसकी एक शेल इस तरीके से, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पे हो गया। मतलब हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। ऐसा करने पर हमें क्या पता चला कि ये वो दो इलेक्ट्रॉन हो गए जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, राइट। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास में कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पेयर में है, दो है तो पेयर, शेयरिंग कर रहे हैं तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यस और नो। चलिए, मतलब कि इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है और बीच के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए इस तरह से। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ये न्यूक्लियस भी उतनी ही पावर से अट्रैक्ट करेगा जितनी पावर से ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पा रहा होगा। मतलब ये वो हो गई रस्सी, ये वो हो गई रस्सी यानी कि रोप, और ये वो दो लोग हो गए, दो लोग हो गए जो सेम पावर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कहां रहने वाला है, ये बीच में रहने वाला है ना। इसका मतलब अगर न्यूक्लियस सेम पावर से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, बीच में रहेगा, राइट, क्लियर। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे, देखिए। अगर जस्ट सपोज दैट हमारे पास में अब क्या है, अब एक बंदा ए है और दूसरा बंदा बी है, ठीक।
अब यहां पर क्या हो रहा है, जो अगेन रोप है ये भी पुल करेगा, ये भी पुल करेगा। क्या हो रहा है इस बार, ये तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब क्या होगा, अब इस रोप को कौन पुल कर ले जाएगा, ऑफ कोर्स जो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, बी, यानी कि 8 न्यूटन। तो रस्सी किसके पास खींचेगी, कौन पुल करेगा, बी वाला। अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अब इसी चीज को हम केमिस्ट्री में लेकर के आते हैं। कैसे, बात समझिए। जस्ट सपोज दैट हमारे पास में HCl एक कंपाउंड है, राइट, HCl है, ठीक है। HCl में हमारे पास में 2 एटम है कि नहीं है, एक H एक Cl है, राइट। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका 17 होता है, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो क्या होगा, डेट इज 1 और इसका करेंगे तो ये 2,8,7 होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स, ठीक। तो हमें क्या पता चलता है, ये वाली तो K शेल थी, ये वाली L शेल थी और ये वाली M शेल थी, यस और नो, राइट। मतलब K वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, क्लोरीन के पास में, L वाले के पास में 8 और M वाले के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम कर सकते हैं, राइट। तो H के पास में 1 इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 17, यानी कि 287। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास में, और हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, यस और नो, यस। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो मतलब 2 हो गए, एक पहले से था, एक और मिल जाए 2 हो जाएंगे। क्लोरीन को 7 है, एक और मिल जाए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अब क्या होता है, यहां पर हमें क्या पता है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जिसके पास में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था, इस तरीके से उसकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ओनली 1, सिंगल। और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का न्यूक्लियस और क्लोरीन के सराउंडिंग में कितनी शेल बनेंगे, 1 2 3, 1 2 और 3। हमें लास्ट वाली शेल से मतलब है, तो लास्ट वाली शेल में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो अब अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्लोरीन से करता है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ गया 1, इस तरीके से, राइट। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन अब हाइड्रोजन के पास आएगा, उसके पास में फर्स्ट शेल ये थी, राइट, सेकेंड शेल ये थी। नाउ थर्ड शेल विल गेट ओवरलैप विद हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, शेयरिंग करनी है हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आप क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन वाला भी काउंट हो जाएगा ना, क्योंकि शेयर कर लिया, राइट। तो हमें क्या पता चला, हाइड्रोजन ने इसको शेयर कर लिया। तो अब क्या है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये हो गया क्लोरीन का न्यूक्लियस, राइट। तो ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर अभी आप देखोगे तो ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, राइट। तो अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां आएंगे, यहां पर आएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन का या फिर क्लोरीन का, बताइए। ऑफ कोर्स जो ज्यादा पावर लगा रहा था तो रोप उसकी तरफ जा रही थी, सेम एज जो ज्यादा पावर लगाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, वो तो हमने फिजिक्स के टर्म में देख लिया, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ रोप जाएगी। केमिस्ट्री के टर्म में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ, राइट। ऐसा होने से होता क्या है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसा होने से ये होगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के इसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज,
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसा ही कुछ केस हमें देखने को मिलता है इस कार्बन और इस हेलोजन के बीच में। मतलब इसको थोड़ा अगर आप ब्रीफ में देखोगे तो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? हेलोजन की तरफ। ऐसा होने से हेलोजन पर क्या आ जाते हैं? हेलोजन कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज, राइट? इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा यहां पे देखें, हमारे पास में इस तरीके से हेलो एल्केन्स है, ठीक है, तो इस पर क्या है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यस और नो? ठीक है, क्योंकि इसी चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इसी चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से। देखें, हमने लिया कार्बन, हाइड्रोजन यहां पे प्लेस कर देंगे, ये हेलोजन है, ठीक। तो अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेगा? हेलोजन के पास में रहेगा, मतलब कार्बन से दूर रहेगा। तो इस तरीके से हेलोजन के पास में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और इस पर आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर आ गया बेटा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ऐसा होने से क्या आया, क्या कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज डेवलप होने लगा ना। जहां पर भी चार्ज की बात होती है तो वो क्या हो जाता है? वो बेसिकली पोलर नेचर को रिप्रेजेंट करने लगता है। क्या रिप्रेजेंट करने लगते हैं? पोलर नेचर को। अब अगर यही कंपाउंड, इस कंपाउंड पर क्या करें? जस्ट सपोज दैट हमारे पास में ये कंपाउंड है CH3 और ये X, ये हमारे पास में कंपाउंड है कि नहीं? ठीक, हमें क्या पता था भैया कि हेलोजन पे हमारे पास में क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल क्या है ये हमने आपको आगे वीडियोस में क्लियर किया, आप वहां पे कवर करिएगा। अभी समझिए, अगर जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है ना, अटैक करता है, तो इस कंडीशन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये भैया हेलोजन आयन के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। और ये जो हमारा क्या था न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन के साथ आकर के अटैच हो जाएगा इस तरह से, राइट। तो देखिए, जब भी न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन्स पे अटैक करते हैं तो हेलोजन आयन के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा और इस तरीके से ये हमारे पास में एक नया कंपाउंड बन जाएगा, राइट। सो हमें क्या समझ में आया कि कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आता है? ड्यू टू पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज, राइट। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और हेलोजन आयन के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन और हेलोजन के बीच का बना बॉन्ड कैसा होता है? पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट। बात समझ में आ रही है? यही रीजन है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। क्लियर हो रही है बात? फाइन। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आगे बात समझिएगा, कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी अभी आपको। चलिए देखिएगा, चलिए FClBrI हम लोग क्या कहते हैं? टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, राइट। अगर ये एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो क्या होगा? तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये लाइन जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। ये लाइन क्या है? ये लाइन एक्चुअली है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बने बॉन्ड की, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बने बॉन्ड की, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, कार्बन और आयोडीन के बीच में बने बॉन्ड की। ये इतना लंबा क्यों होता जा रहा है? ये लंबा इसलिए होता जा रहा है कि टॉप टू बॉटम आएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, तो इनके बीच बने बॉन्ड की, कार्बन और आयोडीन के बीच में बने बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी तो क्या हो जाएगी? वो भी तो इंक्रीज कर जाएगी, राइट। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? वो इंक्रीज करती जाती है, राइट। हमें क्या बॉन्ड लेंथ याद रखनी है कि बॉन्ड लेंथ कितने, बॉन्ड लेंथ को मेजर किस में करते हैं? पिकोमीटर में करते हैं, राइट। आप कार्बन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ याद कर लीजिए, डेट इज 139 पिकोमीटर,
कितना होता है 139 पिकोमीटर होता है कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ, और कार्बन और आयोडीन के बीच का होता है 214 पिकोमीटर। राइट, बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ 139 थी, यहाँ 214 पिकोमीटर हो गया। राइट, अच्छा हमें क्या पता है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। देखिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो होती है हमारे लिए बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब कार्बन और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो हो जाएगी हमारे लिए बॉन्ड एंथैल्पी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में बने हुए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बॉन्ड एंथैल्पी होता है। आप इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा। बात यह है कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी उतना कम। मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाइस वर्सा, बॉन्ड लेंथ जितनी कम उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज्यादा। समझ रहे हैं बात को? यानी कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 139 पिकोमीटर है कि नहीं? तो भैया इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये डेटा याद रखिएगा, इनके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ जितनी कम बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। अभी अगर आप इनकी बात करोगे तो इसको केवल चाहिए 234 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अगर हम ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी फॉर हेलो एल्केन्स, अगर हम यहाँ पे ऑर्डर डिराइव करने जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा बताइए फटाफट से। एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। ठीक, अगर हम इनमें कंपैरिजन देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी का तो हमें क्या पता चलता है, ऊपर सबसे ज्यादा और नीचे सबसे कम। मतलब टॉप टू बॉटम आने पर क्या क्या हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर सबसे कम इसकी। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी फॉर हेलो एल्केन्स। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।